ओके चलिए, तो अब आते हैं मार्केट पर और आज की स्ट्रैटेजी। अब इस मार्केट में क्या हो, देखिए अब इस मार्केट में मोमेंटम आपको कैरी कर रहा है। इस मार्केट में इस समय मोमेंटम बहुत शानदार है और मोमेंटम मार्केट में पैसा वो लोग बनाते हैं जो इस मार्केट में अपनी पोजीशन को कैरी करते हैं। पोजीशन जो कैरी करते हैं वही इस मार्केट में पैसा बनाते हैं। और एक मार्केट में इस समय सेक्टर रोटेशन है और वो सेक्टर रोटेशन काफ़ी शानदार तरीके से चल रहा है और चलता रहेगा। कल का एक एग्जांपल देता हूँ। कल क्या भागे, बहुत टाइम के बाद कल पीएसयूज भागे। पीएससी इंडेक्स और पीएसयू बैंक इंडेक्स दोनों में कल ज़ोरदार तेज़ी थी। करीब पीएसयू बैंक इंडेक्स 3.5% ऊपर था और पीएससी इंडेक्स वो भी करीब करीब 2-2.5% कल ऊपर था, 2.25% ऊपर था पीएससी इंडेक्स। आज हो सकता है कि वो चाइना फैक्टर की वजह से कुछ मेटल्स में तेज़ी आ जाए, कुछ केमिकल स्टॉक्स में तेज़ी आ जाए, ये आज शायद एक पॉसिबिलिटी है। अब करना क्या यहाँ से? अच्छा, मेरा ये मानना है कि अब अगले 3 से 6 महीने के लिए ना आप लार्ज कैप में शिफ्ट हो जाएं। बीच बीच में मिड कैप में रैली होगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मिड कैप कोलैप्स कर जाएंगे, लेकिन इस समय ना अब मुझे लग रहा है कि कंफर्ट लार्ज कैप में आ रहा है। काफ़ी अच्छे शेयर देख रहा था मैं, वो भी एएसएम में जा रहे हैं। अच्छे शेयर एएसएम में जा रहे हैं, 5% के सर्किट में जा रहे हैं। तो वो थोड़ा सा वहाँ पे जब होता है तो थोड़ी तेज़ी पे ब्रेक लग जाता है। अब आप नोटिस करेंगे पिछले 1 महीने से शायद आपके पोर्टफोलियो ने उतना चलना बंद कर दिया होगा जितना पहले चल रहा था ये, क्योंकि अब लार्ज कैप पे ज़्यादा फोकस है। हाँ, बीच बीच में ऐसे दिन आएंगे जहाँ कल जैसा दिन आ गया जिसमें कुछ सेलेक्ट पीएसयू चल गए, वरना बाकी पीएसयू अब 40 से 50% गिर चुके हैं अपने हाई से। तो मेरे ख्याल से इन लेवल्स पर क्वालिटी के साथ रहना ज़्यादा अच्छी स्ट्रैटेजी होगी, क्योंकि अगर मार्केट एकदम से गिरा ना तो मिड कैप और स्मॉल कैप में बड़ी गिरावट आएगी। लार्ज कैप में अगर गिरावट आई भी तो भी एटलीस्ट आपका पैसा रिलेटिवली सेफ है, वो बाउंस बैक करेगा। अब जैसे एचडीएफसी बैंक है फॉर एग्जांपल, एटलीस्ट पैसा लूज तो नहीं कराएगा, बाउंस बैक तो करेगा, वो हमेशा आपने देखा ही होगा। तो इसके लिए फोकस उन पर करें। अच्छा, पेनी स्टॉक्स और लॉस मेकिंग कंपनीज, इन पर आप बेट लगाने से थोड़ा दूर रहें, क्वालिटी के साथ रहें। भले ही छोटी अवधि में आपको रिटर्न लिमिटेड दिखे, मतलब कई बार क्या होता है ना, हमको लगता है कि यार ये इसमें तो कुछ नहीं मिल रहा है मेरे को, बोरिंग रिटर्न है, लेकिन वो बोरिंग ना स्लोली एडअप होता है और वो आपको एक बड़ा रिटर्न देता है। उसका मैं एक एग्जांपल जो आप लोगों को रट लेना चाहिए, बार बार देता हूँ और देता रहूँगा मैं वो एग्जांपल, वो है वोडाफोन आइडिया वर्सेस भारती एयरटेल। मतलब इससे बेटर केस स्टडी नहीं हो सकती कि कैसे अगर आप एक सपोजिटली बोरिंग स्टॉक में बने रहते तो कितना बड़ा पैसा बनता, और एक अगर एक्साइटमेंट के चक्कर में, पेनी स्टॉक के चक्कर में, मल्टी बैगर के चक्कर में, सुनी सुनाई चीज़ों के चक्कर में अगर आपने वोडाफोन पे लगाया होता पैसा तो कितना आपका लॉस हुआ होता। तो ये एक इस समय की अप्रोच रहेगी ना। बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा अब लार्ज कैप्स को तवज्जो देना, और ये आज नहीं पिछले कुछ दिनों से रिआइट्रेट किया जा रहा है और आप देख रहे हैं कैसे लार्ज कैप्स अब आउट परफॉर्म कर रहे हैं, ब्रॉडर मार्केट्स कूल ऑफ हो रहे हैं। तो बेहतर स्ट्रैटेजी अगले 3-6 महीने लार्ज कैप्स की तरफ चाहें तो शिफ्ट थोड़ा सा करें। अच्छा, एक चीज और, उसके बाद आज के स्पेसिफिक अप्रोच पे चलेंगे। कल रात की वो रिपोर्ट देखी आपने फिर से? मैं सेबी वाली कह रहा हूँ, सेबी वाली बेहद इंटरेस्टिंग। एफएनओ की पार्ट 2 आ गई और थोड़ी सी और डरावनी हो गई है इस बार। देखिए फिर वही बात मैं बार बार कह रहा हूँ। चलिए पहले तो रिपोर्ट पर आ जाते हैं, रिपोर्ट ठीक है ना। अब सेबी की रिपोर्ट क्या कहती है? FY24 में कितनों का घाटा हुआ? 91.1%। कितना घाटा हुआ? कितने ट्रेडर ने घाटा करने वाले? 73 लाख ट्रेडर, और एवरेज घाटा कितना है? 1.2 लाख का। लेकिन प्रॉफिट कौन बना रहा है, ये स्क्रीन पर फोकस करिए। मेरी वो पिन ट्वीट है, आशीष, हमने कई बार डिस्कस किया है, वो मिलेनियम और जेन स्ट्रीट वाला केस। ये 97% एल्गो, FPI एल्गो पैसा बना रहे हैं और 96% प्रॉप ट्रेडर्स एल्गो पैसा बना रहे हैं। और यही रीज़न है कि ये सारी फर्म्स जो है ना ये मशरूम कर रही हैं इस तरीके से। और सब लॉस मेकिंग जो सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी, जो 30 साल से कम के लोग हैं ना, वो काफ़ी लॉस कर रहे हैं। 43% अब उनकी संख्या बढ़ गई है, जो 31% थी FY23 में। यूथ को लगता है ना कि हम सब जानते हैं, तो वो जब हम 30 साल से कम के थे हम भी ये सोचते थे कि हमें सब कुछ पता है। तो वो जैसे जैसे एक्सपीरियंस आता है पता चलता है कि नहीं, ठीक ऐसा नहीं है। और 93% और 91% वो नंबर्स हैं। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आई है, विमेन जो है ना वो कम लॉस करती हैं। ये वो इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मतलब पुरुष 92% लॉस मेकर्स हैं, लेडीज़ 86% है। तो मतलब थोड़ा सा सदी हुई है।
मेंटल स्ट्रेंथ। ज़्यादा और mental मैं एक बार एक जयपुर के इवेंट में गया था, तो वहाँ मुझे किसी ने पूछा था कि सर अगर इस तरह से लेडीज़ भी मार्केट में आएंगे तो फिर ये घर का काम कौन करेगा। तो मैंने बहुत गुस्सा किया था, मैंने कहा था कि ये अप्रोच ही गलत है आपकी, उल्टा होना चाहिए ना। अगर वो पैसा बना रही हो तो आप घर का काम आप कर लो, मार्केट में उनको ट्रेड करने दो। खैर नहीं वे, अब इनसे सीखा क्या है? देखिए डेटा सबके पास है, इनसे सीख क्या है? 3-4 सीख हैं। ट्रेडर्स का सबसे ज़्यादा बेड़ा गर्क पता है किसने किया है? ज़ीरो हीरो ट्रेड ने। और मैंने तो अपने चैनल पे बैन कर दिया वो कि ये ज़ीरो हीरो ट्रेड नहीं चलेंगे हमारे यहाँ पर। सबसे ज़्यादा बेड़ा गर्क किया ज़ीरो हीरो ट्रेड ने। हर कोई आज का ज़ीरो हीरो, जाते जाते आप कुछ बड़ा पंच ले लो, आज का ज़ीरो हीरो आर्या पार वाला क्या 3 रुपये का ऑप्शन मेरे को 150 हो जाए, मुझे वो चाहिए। अब वो 3 रुपये उस दिन छोटा लगता है आपको, आप रोज़ 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 अपना लेजर उठा के देखेंगे ना आप, तो वो उसी में आप सबसे ज़्यादा लॉस कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? डेली एक्सपायरी। डेली एक्सपायरी हो रही है। वहाँ पे वो बैठे हैं जेन स्ट्रीट या मिलेनियम या ऐसे कई, वो तो 2 नाम है सिर्फ, ऐसे कई बैठे हैं। वो इन्हीं 91% का तो पैसा ले रहे हैं। ट्रेडिंग इज़ अ ज़ीरो सम गेम। ट्रेडिंग में इवेंचुअली अगर रिंग में 5,000 रुपये हैं तो 5,000 रुपये सारे जितने ट्रेडर्स हैं उनके बीच में बटेगा। तो अगर 91% लूज़ कर रहे हैं तो 9% पूरा का पूरा 5,000 लेके जा रहे हैं। तो एक और चीज़ ये है कि F&O बुरा नहीं है, F&O में जो कमा रहा है वो बहुत कमा रहा है, लेकिन कौन कमा रहा है ये जानना जरूरी है। पोजीशन साइजिंग एक और दिक्कत है। पोजीशन साइजिंग से क्या होता है? आप की हैसियत है 10,000 मतलब सॉरी 5,000 लेने की, आप ले लेते हैं 10,000। उससे होगा क्या? आप लॉजिकल स्टॉप लॉस नहीं लगा पाते, आपका मॉनिटरी स्टॉप लॉस लग जाता है कि इतना लॉस हुआ हम बाहर हो गया सिस्टम से। ये एक और प्रॉब्लम हो जाती है। और एक फाइनल चीज़ देखिए, अगर मशीन से लड़ना है ना तो मशीन बनना पड़ेगा। और मशीन आदमी नहीं बन सकता। आदमी के अंदर, एक इंसान के अंदर इमोशन नाम की चीज़ होती है, ग्रीड एंड फियर नाम की चीज़ होती है। मशीन के अंदर वो नहीं होती। मशीन सिर्फ फायर कर रहा है, मशीन ने वहाँ पे वो लगा रखा है कि बस वो फायर करता रहेगा। तो तभी तो ये एल्गो ट्रेडर्स इतना पैसा बना रहे हैं। अच्छा एक और चीज़ है, इसमें कोई ये नहीं है कि नहीं मैं तो 7% में आऊँगा ही आऊँगा, जो 7% प्रॉफिट बना रहे हैं मैं उसमें आके दिखाऊँगा। अगर लॉस हो रहा है, कंसिस्टेंटली लॉस हो रहा है, तो मतलब F&O आपके लिए नहीं है। सिंपल चीज़ है। या फिर आपको F&O में फाइन ट्यूनिंग करने की ज़रूरत है, तो थोड़ा सा इस पर फोकस करिए। भाई साहब ध्यान रखिए, और ये कई बार आप लोग के भले के लिए इस तरह की कमेंट्री बार बार सुनने को मिलती है, और ये सेबी की रिपोर्ट उसी तरफ ले जा रही है, और ये उससे इम्पोर्टेंट सीख है हम और आप सबके लिए। आज के सेशन पे अब बढ़ा जाए, ऐसी इंटरेस्टिंग बातचीत आगे भी करता रहूंगा लेकिन आइए गिफ्ट निफ्टी के संकेत ट्यूसडे के लिए। तो फ्राइडे को बहुत बढ़िया 450 का मूव पॉइंट का, उसके ऊपर फर्दर कंसोलिडेट करके कल 150 पॉइंट और उछाल, नए रिकॉर्ड उच्चतम स्तर, किसिंग डिस्टेंस दूर, हम लोग उस 26,000 को टच करने के लिए पहली बार उसी की तरफ बढ़ेंगे। कल की क्लोज के हिसाब से हम 60-61 पॉइंट दूर हैं, हम 50 पॉइंट के आसपास के गैप की बात कर रहे हैं। उसी ट्रेजेक्ट्री की तरफ बढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है। एक रेजिस्टेंस जोन हो सकता है, कल सुबह भी चर्चा हुई थी, उस पर आऊंगा जब मैं आज की स्ट्रैटेजी पे आऊंगा, कल क्या चर्चा हुई थी और आज कैसे तैयारी करनी है। लेकिन आपके सामने जरा सा एशिया का पूरा पिक तस्वीर रख देता हूं। आज सुबह वैसे अपडेट आया है, चाइना ने रिजर्व रेशियो रिक्वायरमेंट्स रिड्यूस कर दी हैं, लेकिन एशिया ठीक है, मिला जुला है। ऐसा नहीं कि पूरा एशिया झूम रहा है, मिला जुला कामकाज एशिया में हो रहा है। यूएस में नए रिकॉर्ड्स लग जरूर रहे हैं, लेकिन कल वहां पे भी सदा हुआ ट्रेड था, 1/4% तक का उछाल था, और उतना ही आज फ्यूचर्स ठंडे पड़े हुए से नजर आएंगे आपको। ऐसे में हो क्या रहा है ग्लोब में? हेडलाइन में वो मिडिल ईस्ट क्राइसिस की बात आई थी, चल क्या रहा है हमारे लिए? नेट संकेत कैसे? नीरज जी जान लिया जाए। नीरज जी गुड मॉर्निंग, कैसा हैंडओवर लग रहा है? गुड मॉर्निंग आशीष। हैंडओवर बढ़िया है। देखिए बढ़िया इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब मार्केट चल रहा है तो उसमें फिर आपके बहुत सारे लॉजिक वहाँ नहीं बैठ रहे हैं, और कल भी थोड़ी चले, लेकिन चले, इससे न्यू हाई की तरफ मार्केट फिर बढ़ गया। साथ के साथ गोल्ड में भी न्यू हाई लगा कल, वो उसके अलग कारण जियोपॉलिटिकल टेंशन ही है। इक्विटी मार्केट में क्यों लगातार पैसे झोंक रहे हैं, लोग पैसे लगा रहे हैं? क्योंकि 0.5% कट के बाद ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स के बीच में आ गई कि एक और जंबो कट की तैयारी है, और इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं जिनको लगता है कि 0.5% कटौती एक बार और होगी अभी इसी साल, और उसके बाद 25 बेसिस पॉइंट और होगी, तो कुल 1.25% की कटौती इस साल लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इतना बड़ा रेट कट आएगा अगर, तो रेट सेंसिटिव में तेज़ी बनेगी। आप देखिए रेट सेंसिटिव हम लोग मानते हैं कि नैस्डैक वाले स्टॉक, नैस्डैक अभी भी अपने लाइफ हाई से 4% नीचे है, 10 जुलाई को उसने लाइफ हाई बनाया था, लेकिन बाकी स्टॉक्स में बड़ी तेज़ी बन रही है। तो सेंटिमेंट वाइज आप कह सकते हो कि बहुत पॉजिटिव है।
लेकिन अब हाउस डिवाइड हर जगह होता है, अब कोई बेचेगा कोई खरीदेगा तभी मार्केट चलता है। मार्केट की डेफिनेशन ही यही है कि बाई सेल होना चाहिए। तो JP मॉर्गन कह रहा है कि हेज फंड्स ने पिछले 4 हफ्ते में बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्रिएट कर दिए हैं, जबकि बैंक ऑफ अमेरिका कह रहा है कि अभी भी यहाँ से बहुत ऊपर जाने की गुंजाइश है। इस डिबेट का निचोड़ ये निकल रहा है कि S&P 6000 तक जाएगा। अब 5700 प्लस पे खड़ा है, तो 6000 जाना कोई बड़ी बात थोड़ी है। अगले महीने अक्टूबर सीरीज में जा सकता है। बट सिर्फ इसमें बिटवीन द लाइन या एक ही मोरल ऑफ द स्टोरी है कि आपको बहुत सतर्क रहना है, क्योंकि जिस तरीके से अंधी चल रही है मार्केट में वो किसी भी समय रिवर्स हो सकती है। तो लिफ्ट से उतरेंगे फिर आप। तो मेरा सिर्फ यही है कि मार्केट किसी लॉजिक पे इस समय नहीं चल रहा, पैसे पे चल रहा है। फ्लो किसी भी दिन रुक गया, अगर मान लीजिए किसी दिन मूड सेंटिमेंट बिगड़ा तो फिर गड़बड़ हो सकता है। तो लेकिन फिलहाल तेजी है तो है, अब उसको मानना पड़ेगा। चलिए, हैंडओवर बढ़िया है, लिक्विडिटी ड्रिवन है, लिक्विडिटी ही चलाती है, अदरवाइज कैसे चलता है बाजार। और इस समय पर्याप्त लिक्विडिटी है, पैसा है जो झोंका जा रहा है ग्लोबली। ऐसे में अब हमारा सेटअप कैसा बैठा हुआ है वो भी जान लेते हैं। हैंडओवर बढ़िया था, सेटअप का तड़का ऐड कर लेते हैं। कैसा लग रहा है सेटअप? सेटअप ठीक है, सेटअप में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए वो FIS की जो एक दिन की बड़ी बाइंग थी वो फुटसी रीबैल की वजह से थी, लेकिन अभी भी बाइंग इंटैक्ट है। कल भी 400 करोड़ की बाइंग है इवेंचुअली, और DIS ने भी कल 1000 करोड़ खरीदा। बार्स आएंगे आपके स्क्रीन पर, तो अब आपको कल दोनों ग्रीन बार्स दिखेंगे। उससे पहले दिन वो जो FPI का बड़ा ग्रीन बार था और DI का बड़ा रेड बार था। इंडेक्स फ्यूचर्स में कल कुछ खास एक्शन था नहीं, सिर्फ 188 करोड़ की बाइंग थी। सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि हमको 4-5 हज़ार करोड़ की आदत हो गई है। स्टॉक फ्यूचर्स में 800 करोड़ की बाइंग थी। अभी चारों इंस्ट्रूमेंट में बाइंग है, तो आज एक रिस्क है मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग का। आज मुझे लग रहा है हायर लेवल पर आज गैप अप को चेज़ मत करिए। ये पहले ही सेटअप बता रहा है आपको कि आज गैप अप को मत चेज़ करिए। आज मार्केट में आज मुझे हैरानी नहीं होगी अगर एक बार के लिए इंट्राडे में आप रेड भी दिखा दें, तो उसके बाद बाइंग आएगी तो अलग बात है। एनीवे, इंडेक्स फ्यूचर्स में देखते हैं क्या हुआ। 650 करोड़ बैंक निफ्टी में बाइंग हुई और 89 करोड़ निफ्टी में सेलिंग हुई। बैंक निफ्टी रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर है, ये बात लगातार हो रही है इस चैनल पर। इंडेक्स फ्यूचर्स का ट्रेंड आएगा आपकी स्क्रीन पर। वो जो परसों का 9000 करोड़ का बाय नंबर था वो थोड़ा सा एक अपवाद था, अदरवाइज कंसिस्टेंटली 200, 300, 400 करोड़ के करीब का नंबर है। कल का 188 करोड़ का नंबर है। कल हुआ क्या सिस्टम बहुत इंटरेस्टिंग था। कल लॉन्ग और शॉर्ट दोनों बढ़े। कल लॉन्ग बढ़े करीब 12,900 और शॉर्ट बढ़े करीब 12,200। तो परसेंटेज वाइज में तो एक्चुअली शॉर्ट ज़्यादा बढ़े कल, क्योंकि लॉन्ग का नंबर बहुत ज़्यादा है। और वो आपकी स्क्रीन पर आएगा वो ग्राफ, वो देखिए थोड़ा सा नीचे ही आया है, फ्लैट हुआ है। और टेबल फॉर्मेट में देखेंगे तो आप 76% नेट लॉन्ग से अब 75% नेट लॉन्ग पर आ गए। नेट कॉन्ट्रैक्ट का नंबर लॉन्ग अभी बढ़ा है बल्कि, लेकिन परसेंटेज में आप थोड़े से कम आ गए। इंडेक्स ऑप्शंस का आंकड़ा उसमें कुछ खास है नहीं, तो इसको छोड़ देते हैं। इंडिया विक्स कल 8% ऊपर था। ये एक और इंडिकेशन है कि मार्केट आज शायद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग के लिए तैयार है, क्योंकि अब 26,000 पर भी है। थोड़ा सा आज प्रॉफिट बुकिंग की पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ पर। और निफ्टी का पुट कॉल रेशियो भी एलिवेटेड है, 1.42 पर है। बैन की जहाँ तक बात है आशीष, 2 स्टॉक्स बैन में आ गए, APFRL और वोडा आइडिया। और इंटरेस्टिंग था वोडा आइडिया जिस तरीके से कल मूव थे उसके। और एक बैन से बाहर आ गया RBL बैंक, और वो लिस्ट आ जाएगी आपकी स्क्रीन पर जहाँ लॉन्ग शॉट थे। ABFRL बैन में तो आया, लेकिन सबसे ज़्यादा लॉन्ग वहीं बने थे कल वहाँ पर करीब 39% का ओपन इंटरेस्ट था। ये आरती इंडस्ट्रीज में, अच्छा ये F&O बैन में जो ऑलरेडी बरकरार है वो है, इसको छोड़ दीजिए, लॉन्ग शॉट पर आ जाइए। सबसे ज़्यादा लॉन्ग बने थे ABFRL में, उसके अलावा UBL में, और सबसे ज़्यादा शॉर्ट बने थे एल्केम लैब्स और ओरो फार्मा में। तो ये कुल मिलाकर सेटअप है। सेटअप ठीक है, लेकिन सेटअप आज एक चीज़ मुझे कह रहा है कि आज आप गैप अप को चेज़ ना करें। आज आप वेट करें मार्केट को कि फर्स्ट सपोर्ट पर आए, और हो सकता है कि एक बार के लिए मार्केट फर्स्ट सपोर्ट पर आ जाए। पोजिशनली लॉन्ग है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक फ्रेश लॉन्ग बनाने के लिए ये सेटअप जो है इन लेवल्स पर ठीक नहीं। वोडाफोन आइडिया इंटरेस्टिंग। सो कॉल्ड अच्छी खबरों पे भी ठंडा पड़ गया एकदम, तो कुछ नहीं रहा उस स्टॉक में। खैर, आज हो सकता है एक वक्त के लिए लाल भी देखने को मिले। वैसे ये चर्चा थी कल, आपने जब बातचीत करी थी कि 25,900 से 26,000 की ट्रेजेक्ट्री, 26,000 के ऊपर शायद एल्गो आधारित मुनाफा वसूली का जोन होगा। उसी ट्रेजेक्ट्री कल पहुंचे भी उस जोन के आसपास, खड़े हुए वहीं पे, और आप शायद आज के दिन थोड़ा सा मामला ठंडा पड़ता हुआ नजर आए। ये चर्चा हुई थी कि सारे रेजिस्टेंस काल्पनिक हैं फॉर द टाइम बीइंग, बस 26,000 एक एल्गो आधारित थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग का जोन होगा। हमारे स्टॉप लॉसेज इंटैक्ट हैं। 25,550 की बात हुई थी स्विंग लॉन्ग वालों के लिए, पोजीशन लॉन्ग वालों के लिए। तो अब तक हम ब्यूटीफुली अब तक मार्केट्स के निफ्टी के इस मोमेंटम को राइड कर रहे हैं। अब आने वाले गैप के साथ उसी जोन पे जिसकी कल सुबह भी हफ्ते की शुरुआत में आपने मेंशन कर रखा था।
अब रणनीति क्या होगी? देखिए, एक रणनीति मैं आपको अभी बताता हूँ। जो प्रीवियस डे का लो है ना, उसको 100 पॉइंट नीचे कर लें। अब जैसे कल का लो 25,847 है ना, जो हमारा कल का ट्रेडिंग स्टॉप 25,550 था, वो 25,750 आ जाएगा। आता हूँ मैं उस पर। 26,000 के पास खुलने के इंडिकेशन है निफ्टी के, गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से। BTST ट्रेडर्स या तो बुक कर लें या फिर अपने भाव का स्टॉप लॉस रख लें। स्ट्रिक्टली BTST ट्रेडर्स जो हैं पोजिशनल ट्रेड में, जैसा मैं कह रहा हूँ, क्योंकि कल का लो 25,847 था, 25,850 मोटा मोटी, अब उसमें 100 पॉइंट का एडजस्टमेंट कर लें और वो आपका नया स्टॉप लॉस हो जाएगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 25,750 का। नॉर्मली मैं पिछले दिन का लो मानता हूँ, लेकिन क्यों मैं पिछले दिन के लो से 100 पॉइंट एडजस्ट कर रहा हूँ? क्योंकि ट्रेंडिंग मार्केट है, इसमें कई बार होता है कि फेक ब्रेकडाउन आता है और मार्केट उसके बाद भागता है, इसके लिए। और निफ्टी अब खुलेगा 26,000 की बड़ी रेजिस्टेंस पर। 26,000 क्रॉस हुआ आशीष, तो 26,075 से 26,100 ये एक थोड़ा सा कंजेशन जोन है। तो ये अगेन थोड़ा जोन है जहाँ पर थोड़ा अटकने का रिस्क है इस समय मार्केट में नियर टर्म ट्रेडर्स के लिए। 26,100 क्रॉस हुआ तो 26,200 से 26,250 वो मूव बहुत फास्ट आएगा, क्योंकि फिर वहाँ पर कॉल राइटर्स आपका काम कर देंगे। और सपोर्ट कहाँ पर है? 25,750 से 25,850 जो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप और कल का लो है, और उसके बाद 25,550 से 25,650। नई लॉन्ग पोजीशन के लिए अप्रोच ये होगी कि पहले सपोर्ट तक की हर गिरावट पर बाय करें, जैसे 25,875, 25,850 तक, उस तक बाय करने की कोशिश करें और एक 25,750 का एक स्टॉप लॉस लगा दें सिस्टम में। बिल्कुल ठीक, ये हो गया। अब हमारा निफ्टी का फ्रेश अप्रोच। निफ्टी बैंक 53,350 पे स्टॉप लॉसेस थे। सिंपल ट्रेड कैरी करने की बात हुई थी और कहा गया था कल सुबह भी कि 54,000 पहला स्तर होगा। कल अचीव कर डाला और एक्सपायरी तक 54,500, 56,000 के जोन्स तक हम शायद जाते, 55,000 के जोन्स तक शायद जाते हुए नजर आए। हम उसी की तरफ ब्यूटीफुली बढ़े चले जा रहे हैं। कल के वो टारगेट्स भी अचीव हुए दिन के दौरान। क्या ब्यूटीफुल स्क्रीन्स प्ले आउट हुई थी। इंट्राडे वालों के लिए भी चर्चा हुई थी कि शुरुआती 1 घंटा इंतजार करिएगा, जैसा सेटअप बैठ रहा उस हिसाब से इंट्राडे वाले भी ट्रेड उठा सकते हैं। ईदर वे सारी कमेंट्री एकदम सटीक स्क्रीन्स पे प्ले आउट होती हुई। क्या करें इस निफ्टी बैंक में? अब हम हमारा पहला लक्ष्य पूरा हो गया, अब हम दूसरे 500,000 पॉइंट की रैली का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, कल का बैंक निफ्टी का चार्ट बहुत शानदार है, इसको आप कंपेयर करिए निफ्टी के साथ। निफ्टी में कल अगर आपने डे ट्रेड की तो आपका पैसा नहीं बना होगा, क्योंकि जहां खुले मोर और लेस वहीं बंद हुए और 20-30 पॉइंट ऐड हुए होंगे, लेकिन बीच में एक बार के लिए गिर भी गए थे। बैंक निफ्टी में अगर आपने उस अप्रोच पे काम किया, सुबह 10 बजे के बाद लॉन्ग लिया और सुबह के लो को स्टॉप लॉस लगा दिया, तो भी बैंक निफ्टी ने आपको क्लीन 250-300 पॉइंट दिए और डे हाई के काफ़ी करीब जाकर बंद हुआ। आप कह सकते हैं कि एकदम डे हाई पर बंद नहीं हुआ। तो इसके लिए जो एक चीज़ बार बार डिस्कस हो रही है, और कल ये बात मैंने इवन जब मार्केट बैंक निफ्टी पर फ्लैट ओपन हुआ था तो मैंने कहा था कि अभी भी 1 शेड बेटर है। वो मेरा व्यू अभी भी इंटैक्ट है कि 1 शेड अभी भी बेटर है निफ्टी बैंक वर्सेस निफ्टी। और कल बैंक निफ्टी ने एंट्री दी है, सबसे बड़ी बात यह है निफ्टी ने फ्रेश एंट्री नहीं दी, निफ्टी बैंक ने कल फ्रेश एंट्री दी। जिस तरीके से वो खुला 53,750 के आसपास, अब कल अगर आपने ले लिया तो एक आपके पास कुशन आ गया अपने आप। निफ्टी में आपके पास वो कुशन नहीं है, बैंक निफ्टी में आपके पास वो कुशन है। ये होता है 1 शेड बेटर इंडेक्स में डिप पर बाय करने का। अब निफ्टी बैंक ने कल डे ट्रेडर्स को रिवॉर्ड किया और पोजिशनल ट्रेडर्स को रिवॉर्ड किया, दोनों को रिवॉर्ड किया कल, तो इससे बेटर चार्ट नहीं हो सकता। मेरा व्यू अभी भी इंटैक्ट है। इस हफ्ते 54,500 से 55,000 पॉसिबल है बैंक निफ्टी पर। लॉन्ग रहें और पिछले दिन के लो को स्टॉप लॉस बनाकर ट्रेड करते रहें। बैंक निफ्टी में अब नया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो जाएगा आपका 53,700 का। अच्छा, अब देखिए आशीष, कितनी शानदार चीज़ हो रही है। ये जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है कहाँ से शुरू हुआ था? 51,000 से शुरू हुआ था, 51,500, 52,000, 52,200, 52,500, 53,000, 53,500 और अब 53,700 लग भी गया, तो भी आपने 2-2.5 क्लीन पॉइंट बना दिए बैंक निफ्टी पर। इस तरीके की रैली हुई। मेरा मानना यह है कि ICICI बैंक, जिसमें फ्राइडे को बड़ी रैली हुई थी, कल कंसोलिडेशन हुआ, कल थोड़ी सी करेक्शन आई, आज शायद लीड करेगी मार्केट के बैंक निफ्टी के मुझको, शायद पॉसिबिलिटी है, क्योंकि HDFC बैंक पहले से मजबूत है तो वहाँ से भी सपोर्ट मिल ही रहा है, और अब तो SBI ने भी चलना शुरू कर दिया है। लेकिन अगेन मैं फिर बोल रहा हूँ, आज थोड़ा सा सीधा खुलते ही ना कूदें मार्केट में, थोड़ा देख ले पहले 1 घंटा, और अगर सपोर्ट के पास मिले तो वहाँ लेने की कोशिश करें। बहुत बढ़िया, ये है निफ्टी बैंक की रणनीति। निफ्टी बैंक पे हमने गियर शिफ्ट करा था, कहा था ये आउट परफॉर्म करेगा। पिछले हफ्ते से वो ICICI बैंक, HDFC बैंक की कितनी बार चर्चा करी और क्या आउट परफॉर्मेंस था। अच्छा, आपने मैं एक काम करता हूँ, इसी का एक फॉलो अप, आपने SBI में तेजी की बात करी। कल बहुत दिनों बाद PSU बैंकिंग इंडेक्स भी गजब का आउट परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहा था। अब ये इसको रीड कैसे करूं? ये क्या वो अब तक क्योंकि प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स गजब करे हुए थे,
ये सिर्फ कैचअप प्ले कर रहा है और ये मोमेंटम हेयर्स टू सस्टेन है, या फिर ये पॉकेट धोखा देने वाली है? देखिए, बड़ा सवाल है ये, और इसका जवाब मेरे पास अभी है नहीं, लेकिन सवाल इंटरेस्टिंग है ये कि ये PSU बैंक्स हैं, इसमें ये जो रैली है, ये रैली सस्टेनेबल है या धोखा है, ये इंपॉर्टेंट है। तो मेरा ये मानना है कि कल PSU बैंक निफ्टी ने 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस किया। ठीक है, टेक्निकल चार्ट रख दीजिए स्क्रीन पर। तो 200 डे मूविंग एवरेज क्रॉस किया PSU बैंक्स ने। नॉर्मली मेरा ये मानना होता है कि जब आप 200 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करते हैं और अगर सक्सेसफुली उसको टेस्ट कर लेते हैं तो वो रैली आती है उसमें। लेकिन ये इंडेक्स अभी भी टेक्निकली वीक है, क्योंकि इसमें अभी भी आपको थोड़ा सा मूव्स की ज़रूरत है। अब कल PSU 4 महीने से अंडर परफॉर्मेंस चल रही है PSU बैंक निफ्टी में, तो हो सकता है कि तैयारी हो रही हो। अब बड़ा सवाल ये है कि PNB को QIP की क्या ज़रूरत है? देखिए, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कोई स्टील कंपनी है, उसको पैसा लेना है, समझ में आता है। बैंकों का तो काम ही है डिपॉजिट लो, लोन दो। भाई, बैंकों को तो डिपॉजिट से ज़्यादा चीप पैसा क्या मिलेगा? आप डिपॉजिट दो और लोन दो। इसका मतलब क्या है? डिपॉजिट नहीं मिल रहा है। अगर बैंक को QIP लाना पड़ रहा है तो इसका मतलब बैंकों को डिपॉजिट नहीं मिल रहे हैं, तो इक्विटी डाइल्यूट करनी पड़ रही है। तो ये एक थोड़ा सा रिस्क अभी भी है। हाँ, ये हो सकता है कि ट्रेडिंग प्ले हो जाए, कुछ टाइम के लिए PSU बैंक चल जाए, ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन कोर पोर्टफोलियो ना बनाएं उसको जब तक नंबर्स में रिफ्लेक्ट ना हो। नंबर्स में जब तक रिफ्लेक्ट ना हो, वो निम्स का प्रेशर, वो कासा का प्रेशर, जब तक वो ना हो ना, तब तक आप इसको कोर पोर्टफोलियो बेट नहीं बना सकते। बिल्कुल ठीक है। तो देखते हैं कल के वो पहले तो आप मूव सस्टेन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसके बाद रिविजिट भी कर लेंगे इस PSU बैंकिंग यूनिवर्स को। अब एक काम करें, पैनल दिखाते हैं। रेडी हो रहा है पैनल, कुछ ही देर में उनसे बातचीत की शुरुआत करेंगे, लेकिन